आइए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज़ फॉर गेट टेस्ट, गेट जनरल। यहाँ हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज़ की फॉर्म में वर्बल प्लस क्वांटिटेटिव। मीन वो ऐसे एमसीक्यूज़ जो हमारी वर्बल कैपेबिलिटी के लिए किए जाने वाले एमसीक्यूज़ ऑलमोस्ट हर टेस्ट में दिए जाते हैं। ये इंग्लिश में ही होते हैं। तमाम एग्ज़ाम के कॉम्पिटिटिव टेस्ट, स्कॉलरशिप टेस्ट, एडमिशन टेस्ट के लिए इस टेस्ट को पास करना ज़रूरी होता है। और इसके साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि इस टेस्ट में गुड स्कोर अचीव करने के लिए क्वांटिटेटिव प्लस एनालिटिकल क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस की जाए। तो यहाँ हम इन तमाम टेस्ट में आने वाले इन एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे और एमसीक्यूज़ में साथ साथ हम ये भी समझेंगे इन क्वेश्चंस को किस तरह से हल किया जा सकता है। मीन के किसी भी क्वेश्चन को जस्ट उसकी करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना ये बहुत आसान है, लेकिन इसको याद रखना उतना ही मुश्किल होता है। अगर आप इसके पीछे इसकी लॉजिक या इसके मीनिंग को समझ लेते हैं तो इन तमाम टेस्ट को ना सिर्फ पास करना बल्कि इनमें बहुत ही अच्छा स्कोर अचीव करना कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये टेस्ट मुश्किल नहीं होते, लेकिन कुछ टेक्निकल ज़रूर होते हैं जो कि हमारी अंडरस्टैंडिंग और कैपेबिलिटी को चेक करने के लिए किए जाते हैं। अगर हम बहुत थोड़ी सी तवज्जो और दिलचस्पी से इन टेस्ट की तैयारी करते हैं, ना सिर्फ ये हमारी काबिलियत को बढ़ाते हैं बल्कि हमारे इंटरेस्ट, हमारी दिलचस्पी, हमारी लर्निंग में बेहद इजाफा करते हैं। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं वर्बल एबिलिटी से। तो सबसे पहले सेंटेंस कंप्लीशन। सेंटेंस कंप्लीशन के टेस्ट में कुछ सेंटेंसेस दिए जाते हैं 1 या 2 ब्लैंक्स के साथ। हमें इन ब्लैंक्स को फिल करना है। यहाँ 4 to 5 ऑप्शंस दी जाती हैं। हमें ऐसी ऑप्शन को चूज़ करना है जो कि मीनिंग और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सूटेबल है। मैं ना सिर्फ आपको करेक्ट ऑप्शन के बारे में बताऊंगी बल्कि हम तमाम ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे और उसकी रीज़न को जानेंगे कि यहाँ करेक्ट ऑप्शन किस तरह से चूज़ की जाए और ये करेक्ट ऑप्शन जिसे हम चूज़ कर रहे हैं इसकी रीज़न क्या है। तो सबसे पहला सेंटेंस आइए देखते हैं। मैनी एजुकेटर्स आर्ग्यू डेट अ डैश ग्रुपिंग ऑफ स्टूडेंट्स वुड इम्प्रूव इंस्ट्रक्शंस बिकॉज इट लिमिट द रेंज ऑफ स्टूडेंट एबिलिटीज़ इन द क्लासरूम। सेंटेंस ये थोड़ा लॉन्ग सेंटेंस है बट इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। इसमें कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है जो कि मुश्किल हो, आप सिर्फ इसके मीनिंग को समझ लीजिए। यहाँ ये कहा जा रहा है कि मैनी एजुकेटर्स यानी कि साथी भी इन्हें कह सकते हैं, आर्ग्यू के इस बात पे मुतफिक हैं डेटा डैश ग्रुपिंग ऑफ स्टूडेंट्स के स्टूडेंट्स का एक ऐसा ग्रुप वुड इम्प्रूव इंस्ट्रक्शन बिकॉज इट लिमिट द रेंज ऑफ स्टूडेंट्स के ये स्टूडेंट की उसको लिमिट करता है स्टूडेंट एबिलिटीज़ इन द क्लासरूम। अब यहाँ हमें देखना ये है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि स्टूडेंट्स एबिलिटीज़ को लिमिट कर सकती है, उस रेंज को लिमिट करने वाली क्या चीज़ हो सकती है। तो ऑप्शंस में देखते हैं हेट्रोजीनियस, सिस्टमैटिक, होमोजीनियस, स्पोरेडिक। हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस दीज आर अपोजिट्स। होमोजीनियस कहा जाता है एक से और हेट्रोजीनियस कहा जाता है डिफरेंट। यहाँ हेट्रोजीनियस से मुराद हम ये लेंगे कि स्टूडेंट्स डेट हैव डिफरेंट एबिलिटीज़, के जिनकी एबिलिटीज़ एक जैसी नहीं है बल्कि डिफरेंट हैं। और होमोजीनियस मीन के वो स्टूडेंट्स होंगे जो सेम एबिलिटीज़ रखने वाले होंगे, एक जैसे। बाद है सिस्टमैटिक सिस्टम से है जो कि एक पैटर्न और एक सिस्टम पे चलने वाले। और लास्ट वन स्पोरेडिक मीन आप यूँ भी कह लें कि इट इज़ अपोजिट ऑफ सिस्टमैटिक। स्पोरेडिक है ओकेजनली, कहीं कहीं, कभी कभार, जिसे हम रैंडमली कह सकते हैं कि जिसमें कोई सीक्वेंस या कोई सिस्टम नहीं है। तो अब यहाँ आई होप कि आप 4 ऑप्शंस का मीनिंग समझते हैं। तो अब किस ऑप्शन को आप चूज़ करेंगे, कौन सी ऑप्शन यहाँ सूट करती है। तो यहाँ जो पॉइंट की बात हमें देखना है वो ये है कि यहाँ स्टूडेंट्स की एबिलिटी को लिमिट कहा गया है। लिमिटेड किस सूरत में हो सकती हैं? 4 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शन सिस्टमैटिक और स्पोरेडिक ये तो हो नहीं सकती क्योंकि इनकी कोई सेंस नहीं बनती। हाँ अलबत्ता हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस में से हो सकती है। तो इसको देखने ये भी बेहद आसान है। जैसी एबिलिटीज़ होंगी रेंज लिमिटेड हो जाएगी और अगर डिफरेंट एबिलिटीज़ होंगी तो उसकी रेंज लिमिटेड नहीं रहेगी। ये वो पॉइंट है जो कि इस सेंटेंस में हमें समझना है और इसकी बेस पे हम उस ब्लैंक को फिल करेंगे। तो डेफिनेटली आप समझ गए होंगे कि करेक्ट ऑप्शन होगी होमोजीनियस, क्योंकि एक जैसी एबिलिटीज़ रखने वाले स्टूडेंट्स का ग्रुप होगा तो उनकी एबिलिटीज़ की रेंज लिमिटेड होगी। अगर डिफरेंट एबिलिटीज़ यानी कि हेट्रोजीनियस होगा तो उनकी एबिलिटीज़ की रेंज वास्ट हो जाएगी। अगर आप इस पॉइंट को समझ लेते हैं पता चल जाएगा कि इस ऑप्शन को चूज़ क्यों किया गया। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है होमोजीनियस। नेक्स्ट देखिए, ही मस्ट ऑलवेज बी द सेंटर ऑफ अटेंशन, ही वुड रादर बी क्रिटिसाइज्ड देन।
ये एक सेंटेंस है कि ही मस्ट ऑलवेज बी द सेंटर ऑफ अटेंशन, कि उसे हर सूरत ज़रूर हमेशा से सेंटर ऑफ अटेंशन रहना ही रहना है। ही वुड रादर बी क्रिटिसाइज्ड देन, मतलब ये है कि चाहे उसको क्रिटिसाइज ही किया जाए, चाहे उसे तनकीद का निशाना भी बनाया जाए, तब भी वो सेंटर ऑफ अटेंशन उसे हर सूरत में रहना ही रहना है। यहाँ भी आप इस सेंटेंस या इस ऑथर का पर्पस समझ लीजिए। ये हमें इससे आइडिया ये मिलता है कि अटेंशन कैच करने वाले ये पर्सन किसी भी तरह पसंदीदा तो है नहीं, और अगर इन्हें क्रिटिसाइज ना किया जाए तो फिर इन्हें क्या किया जाएगा। आइए ऑप्शंस में देखते हैं। नंबर 1 इग्नोर्ड, सेल्फिश, रिमेंबर्ड, प्रेज्ड। तो इन ऑप्शंस का मीनिंग देख लीजिए। इग्नोर्ड ये भी आप समझते होंगे, नज़रअंदाज किया जाए। सेल्फिश या फिर वो खुदगर्ज हैं। रिमेंबर्ड उन्हें याद रखा गया, या प्रेज्ड इन्हें तारीफ़ की गई। कौन सी ऑप्शन ठीक हो सकती है? सेल्फिश तो हो नहीं सकती, रिमेंबर्ड हो नहीं सकती, प्रेज्ड हो सकती है, लेकिन हमें ये इंटेंशन नहीं मिलती इस सेंटेंस से कि इन्हें प्रेज किया जाएगा। तो डेट्स वाई ऑप्शन नंबर 1 इग्नोर्ड दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप कि अब आप इसके मीनिंग को समझ गए होंगे। द क्वेश्चंस आर अ बिट ट्रिकी बट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड देम। इन्हें थोड़ा सा समझ के देख लीजिए, थोड़ा सा समझ के पढ़ लीजिए, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग और हमारी एबिलिटीज़ को बहुत इन्हेंस करते हैं। नेक्स्ट वन, whales hurt nothing and no one in their peaceful migrations through deep sea, yet are savagely haunted by man who dash superior need। कि यहाँ वेल्स का जिक्र किया गया है। वेल्स जो कि मछलियाँ, हर्ट नथिंग एंड नो वन, के किसी को तो कोई नुकसान नहीं पहुँचाती, तकलीफ नहीं देती। इन देयर पीसफुल माइग्रेशन जब वो एक से दूसरी जगह पे शिफ्ट होती हैं तो वो बहुत पीसफुल हैं। थ्रू डीप सीज, के वो गहरे समुंदर में माइग्रेट करती हैं। येट आर सेवेजली हॉन्टेड बाई, के बहुत ही ज़ालिमाना, सेवेजली हॉन्टेड बाई मैन, के इंसान इन्हें शिकार करते हैं। हु, अब हु किसके लिए यूज़ किया गया है? इंसानों के लिए। डैश सुपीरियर नीड, अब किसकी सुपीरियर नीड्स हैं? इंसान की। तो ये इंसान की कौन सी सुपीरियर नीड्स हैं, इसके लिए हमें ऑप्शंस बताई गई हैं। एज्यूम्स, परपेचुएट्स, रिटेन्स, एसिमिलेट्स, मैनिफेस्ट्स। अगर आप इनके मीनिंग नहीं जानते तो आपको मैं बता देती हूँ। एज्यूम्स मीन सपोज किया जाए, परपेचुएट्स मीन भी किसी चीज़ को एब्जॉर्ब कर लिया जाए। रिटेन्स का मतलब भी यही है कि हम किसी चीज़ को अपना पार्ट बना लें। एसिमिलेट्स, होल्ड समथिंग। एंड मैनिफेस्ट मीन के वेरी क्लियर एंड वेरी ऑब्वियस, यानी कि बहुत ही वाज़े तौर पे किसी चीज़ को देख लेना, नज़र आ जाना। अब यहाँ ये देखिए, परपेचुअस, रिटेन्स, एसिमिलेट्स, मैनिफेस्ट, ऑलमोस्ट ऑल दीज आर सिनोनिम्स एंड दे हैव द सेम मीनिंग एंड देयर इज़ नो इंटेंशन कि ये कोई भी मीनिंग या कोई वर्ड यहाँ पे सूटेबल हो सकता है। ना तो परपेचुएट्स का कोई सेंस देता है, रिटेन्स भी नहीं हो सकता, एसिमिलेट्स भी नहीं होगा, मैनिफेस्ट भी नहीं हो सकता। यहाँ जो सूटेबल ऑप्शन दिखाई दे रही है वो सिर्फ एज्यूम्स है, कि जो वो एज्यूम करता है कि मेरी नीड्स सुपीरियर हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर या बेहतर हैं। अपनी सुपीरियर नीड्स, अपनी और कौन सी नीड? जो कि एज्यूम्स, यानी कि हमने खुद सपोज कर रखी हैं, हमने खुद बना लिया है कि हमारी ही नीड है और हम खुद उन्हें कहते हैं कि ये सुपीरियर हैं। दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन नंबर 1 एज्यूम्स। Because he was dash by nature, he preferred reading a book in the privacy of his own study to visiting a night club with friend. Because he was dash by nature, के वो by nature ही कुछ ऐसा है। अब वो कैसा है ये देखते हैं। He preferred reading a book in the privacy of his own study, के अपनी स्टडी की प्राइवेसी में वो एक बुक रीडिंग को बेहतर समझता है। To visiting a night club with friend, बजाय इसके कि वो अपने किसी दोस्त के साथ नाइट क्लब चला जाए। जो ऑप्शन हमें अवेलेबल हैं वो है एन एग्जिबिशनिस्ट, एन एडवर्सरी, एन इंट्रोवर्ट, हेडोनिस्ट, एन ईगोइस्ट। एग्जिबिशन आपको पता है कि नमूदो नुमाइश वाला। वो कोई एग्जिबिशनिस्ट, यानी कि अगर वो अपनी कोई नमूदो नुमाइश चाहता है तो यकीनन वो कहीं बाहर जाएगा, ऐसा वो नहीं कर रहा। एन एडवर्सरी, एडवर्सरी कहा जाता है दुश्मन को, यानी कि वो किसी के मुखालिफ है, दोस्ती को पसंद नहीं करता, दुश्मनी रखता है। एन इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट एक टर्म है, सकते हैं कि एक साइकोलॉजिकल टर्म है। कुछ लोग इंट्रोवर्ट और कुछ एक्सट्रोवर्ट नेचर के हैं, तबीयत के हैं। एक्सट्रोवर्ट वो पर्सन है जो कि एक्सपोजर को पसंद करते हैं, दोस्तों से मिलते हैं और एनर्जी गेन करते हैं। जबकि इंट्रोवर्ट उन लोगों को कहा जाता है जो कि अपनी थिंकिंग, अपनी दिलचस्पियाँ अपने तक महदूद रखते हैं, तन्हाई पसंद करते हैं, अकेले रहते हुए और रेस्ट करते हुए एनर्जी गेन करते हैं, अपनी तन्हाई में खुश रहते हैं। दीज पीपल आर कॉल्ड इंट्रोवर्ट। एंड ईगोइस्ट, ये भी ईगो से है, ईगो भी जिसे हम उर्दू में खुद पसंद कह सकते हैं। तो अब हमें क्या आइडिया मिलता है? किसी फ्रेंड के साथ नाइट क्लब में जाने में ईगो तो हर्ट नहीं हो सकती। हेडोनिस्ट भी नाइट क्लब जा सकते हैं, एडवर्सरी को भी नाइट क्लब से कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। जबकि एक एग्जिबिशनिस्ट
तो ज़रूर वहाँ जाना पसंद करेगा। तो कौन सा पर्सन है जो नाइट क्लब जाना पसंद नहीं करेगा? डेफिनेटली ये इंट्रोवर्ट होगा जो पसंद नहीं करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगी इंट्रोवर्ट। कैंसर सेल्स आर नॉर्मल सेल्स रन रिच ग्रोइंग एंड मल्टीप्लाइंग आउट ऑफ डैश। बताया जा रहा है कि कैंसर सेल्स आर नॉर्मल सेल्स, के ये सेल्स नॉर्मल सेल्स ही होते हैं जब तक ये बगावत ना कर दें, रन रिट। अगर ये ऐसा कर दें तो ग्रोइंग एंड मल्टीप्लाइंग, तो फिर ये बढ़ने लगते हैं आउट ऑफ डैश। किस तरह से? ऑप्शंस आर गिवन, स्पाइट, आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ रेंज, आउट ऑफ डेंजर। आउट ऑफ स्पाइट, स्पाइट का मतलब है किसी को तकलीफ देना, हर्ट करना हो सकता है। आउट ऑफ कंट्रोल हमें सूटेबल लगता है। आउट ऑफ रेंज भी हो सकते हैं, आउट ऑफ डेंजर नहीं हो सकते। हाँ, जो ऑप्शंस पॉसिबल हो सकती हैं आउट ऑफ कंट्रोल या आउट ऑफ रेंज। अब आउट ऑफ रेंज तो डेफिनेटली वो होंगे ही होंगे, लेकिन प्रॉब्लम कब होगी? प्रॉब्लम उस वक्त होगी जब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। लॉजिक के देखते हुए हम ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, आउट ऑफ कंट्रोल।